चुनाव हरियाणा में हो रहा है, वहां पर कैंपेन चल रहा है और भगदड़ महाराष्ट्र में मची हुई है। पार्टी जो है भाजपा की, जैसे लग रहा है जैसे टूटी जाएगी। रोज दो तीन जो है, कोई विधायक है, कोई कारपोरेटर है, कोई नेता है, वो शरद पवार को फोन कर रहे हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये शरद पवार कौन सा खेल कर रहे हैं साहब? क्या अमित शाह का जो ऑपरेशन लोटस है उसका जवाब है ये? देखिए, दो बातें बड़ी क्लियर है दीपक जी। हरियाणा 10 लोकसभा वाला राज्य है, महाराष्ट्र 48 वाला राज्य। यस। दूसरी बात, महाराष्ट्र ये फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, और मुंबई पे कब्जा हर आदमी चाहता है, इंक्लूडिंग ये दोनों गुजराती। इसलिए महाराष्ट्र में इतना प्रपंच रचा गया। लेकिन जब जहाज डूबने लगे तो एक जहाज जो तैरता हुआ दिखाई देता है, सब लोग SOS दे के उधर भाग रहे हैं। सुधीर भाई की स्टोरी परफेक्ट है। आज हर तीसरा आदमी, चाहे बीजेपी का हो, चाहे राष्ट्रवादी अजित पवार का हो, या शिवसेना के शिंदे की शिवसेना का हो, यदि उसको चांस मिले तो वो पहला चांस लेगा कि शरद पवार के बोट पे चढ़ जाएगा, क्योंकि वही आप क्या कह रहे हैं? करते हुए एडवांस बुकिंग चल रही क्या शरद पवार की टिकट की? एडवांस बुकिंग चल रही सर। अब शरद पवार मना कर रहे हैं। एक सीट तो मुझे ऐसा पता है कि जहां जयंत पाटिल ने वीटो लगाया हुआ है कि नहीं, अभी बहुत हो गया, अभी नहीं चाहिए। बाप रे बाप, आप कह रहे हैं कि साहब दिवाली बाद चुनाव है और शरद पवार के यहाँ जो है लाइन लगी हुई टिकटों की, एडवांस बुकिंग चल रही है, हाउसफुल है। एक मेरा घोर ऑब्जेक्शन है, आप अमित शाह की तुलना शरद पवार से ना करें। वो जुगाड़ू है और वो राजनीति का खिलाड़ी है। तो सुधीर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपकी खबर को आज इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और सबसे पहले वो खबर आपने इस चैनल को बताई थी कि शरद पवार ऑपरेशन लोटस से भी बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। 7-8 लोग तो टूट चुके हैं, है ना, इंडियन एक्सप्रेस ने भी बता दिया। 2-3 और टूटने वाले, यानी 10 तक संख्या जारी। अब आप मुझे आज ब्रेकिंग न्यूज दूसरी दे दीजिए, ये संख्या कितने तक जाएगी सुधीर भाई? देखो, आशिक भाऊ हंस रहे हैं, ये संख्या का कोई अंदाजा लगा नहीं सकता। नहीं, आज तो बताना पड़ेगा। नहीं दीपक जी, आज अंदाजा तो देना पड़ेगा आपको। सुन लीजिए ना। देखिए, आपको पिछली बार भी आप कह रहे थे कि ये 6-7 होगा, उतना हो गया। चलिए, जो आपने पिछली बार बताया उतने लोग टूट के शरद पवार के पास चले गए। अब आगे बताइए साहब। मेरी जो जानकारी है वो उसके हिसाब से डजन से ज्यादा लोग शरद पवार के साथ जा सकते हैं। डजन से ज्यादा, वो 2 डजन भी हो सकता है। और 2 दर्जन? हाँ, उसमें सब माय गॉड, अचंभे वाली बात है, सिटिंग MLA जो उनका खुद का वजूद है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, ऐसे भी लोग, उनको कोई शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की जरूरत नहीं चुनने के। ऐसे भी लोग वो शरद पवार की गाड़ी में बैठने के लिए मेरे ख्याल से राह देख रहे। लेकिन वो सिर्फ इलेक्शन कब अनाउंस होगा उस डेट का अनाउंसमेंट का राह देख रहे। एक बार वो डेट अनाउंस हो जाएगी, उसके बाद में आपको महाराष्ट्र की राजनीति में जैसा कभी हड़कंप देखा नहीं होगा, वैसे हड़कंप मचेगा। उसी तरह से एक बड़ी कतार लगेगी शरद पवार के साथ आने में। इसका एक बड़ा कारण यह है कि शरद पवार आज महाराष्ट्र की राजनीति, आज नहीं तो मेरे ख्याल से 40, 50, 60 साल से वो जानते हैं। और एक आज मेरे ख्याल से वो एक मिडास टच की तरह उभर रहे हैं। उन्होंने हाथ लगा दिया, कैंडिडेट चुन के आ गए। वैसे लोकसभा में ओहो, पारस पत्थर, राजनीति के पारस पत्थर हैं, जो छू दे वो सोना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शरद पवार जी का इंटरव्यू जब लिया था विधानसभा के पहले, उसी टाइम में उन्होंने एक चीज, बहुत बड़ी चीज बताई थी। उन्होंने कहा था कि सुधीर, मैंने मेरे राजनीति में एक फर्स्ट जनरेशन जो लीडरशिप है वो तैयार की थी, जैसे जयंत पाटिल है, अजित पवार है, RR पाटिल है। सेकंड जनरेशन जो लीडरशिप तो तैयार करनी थी, वो जो फर्स्ट जनरेशन उन्होंने की नहीं, उसकी वजह से मुझे वो जिम्मा लेना पड़ेगा। और जो तरुण है, जो युवक है, जो राजनीति में कुछ करना चाहते हैं सोशल लाइफ में, ऐसे लोगों को मैं साथ में लूंगा और उनसे एक थर्ड यंग लीडरशिप मैं जनरेट करूंगा महाराष्ट्र में। वही भविष्य महाराष्ट्र का रहेगा, राजनीति का रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस 87 ईयर के जो आदमी है वो नए राह पे निकल चुके। शरद पवार का कहना है कि उन्होंने जो फर्स्ट जनरेशन लीडरशिप खड़ी करी, जैसे अजीत पवार वगैरह हैं या प्रफुल्ल पटेल हैं, ये कहीं ना कहीं धोखा दे गई। ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं मटीरियलिस्टिक निकले, पैसे के मुंह में फंसे ये लोग। तो शरद पवार का ये कहना है कि अब वो फर्स्ट जनरेशन से मायूस हैं, अब वो थर्ड जनरेशन,
वो थर्ड जनरेशन खड़ी कर रहे हैं, यानी जिसकी उम्र 25 साल, 30 साल, 32 साल है, उसके पौधे जो हैं उनको वो हरा कर रहे हैं। बड़ी बात है। एक चीज और बता दीजिए, क्या बीजेपी के लोग, क्या बीजेपी के एमएलए, मंत्री, अजीत पवार गुट के मंत्री, शिंदे के गुट के मंत्री और भी बड़े नेता, क्या ये फोन से शरद पवार के संपर्क में, क्या ये लोग चुपचाप मिल रहे हैं, रात के अंधेरे में मुलाकातें हो रही हैं शरद पवार की बंगले में? काफी मीटिंग हो रही है, काफी अंदरूनी बातें चल रही है, जैसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट चल रही है, काफी जो संबंधी लोग रहते उनसे बातें चल रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी गिव अप कर दिया है, आप देखा जाए तो, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी का एक कुछ दिन पहले के इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था कि शरद पवार के दिल में उद्धव ठाकरे एज ए सीएम नाम नहीं है। तो ये पक्का मान रहे कि सरकार तो महाविकास आघाड़ी की आने वाली है, मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे बने या कोई बने, लेकिन वो भी मान रहे। दूसरी खबर ये भी आ रही कि देवेंद्र फडणवीस जी को दिल्ली में एक बंगला अलॉट किया गया, तो उनका तबादला दिल्ली में हो सकता है का, ये भी एक खबर चल रही है। तो मुझे लगता है कि अजित पवार खुद कबूल कर रहे कि मेरे से मिस्टेक हो गई, लोकसभा में मैंने मेरी बीबी, मेरे बहन के अगेंस्ट में खड़ा कर दी, जो लाडली बहन के बहुत गुणगान गा रहे, वही अपने बहन के अगेंस्ट में कैंडिडेट अपनी बीबी को खड़ा कर दिया। तो वो भी एक मेरे ख्याल से एक बैक फुट पे है, वो भी एक रास्ता दूसरी तरह से ढूंढ रहे कि कैसे वो पॉलिटिकल एग्जिट बोलो और एक ऑनरेबल एग्जिट बोलो, तो उसी तरह से वो भी करे कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं भी लड़ूंगा। तो काफी बातें मेरे ख्याल से एक महायुति में छाई हुई है। ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सुधीर जी ने दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, इनको एक बंगला अलॉट होने जा रहा है दिल्ली में, यानी दिल्ली कहीं ना कहीं ये शिफ्ट कर रहे हैं, ये बात इन्होंने कही है ना, बड़ी बात है। अब वो भाजपा के अध्यक्ष बनेंगे, हो गया है दीपक जी बंगला हो गया है, अलॉट हो गया। हाँ, बंगला हो गया है। तो अगर बंगला उनको, यहाँ चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं, बंगला दिल्ली में अलॉट हो रहा है। वर्षा अलॉट होना चाहिए था, जो मुख्यमंत्री का जो है आवास है, अलॉट जो है वो दिल्ली में हो रहा है। ये बड़ी हैरत की बात है। यानी फडणवीस ने सरेंडर कर दिया और अजीत पवार जो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि चाचा से लड़कर, चाचा से भिड़कर हमने गलती कर दी, आई एम सॉरी। अमित शाह के मैं प्रभाव में आ गया था। लखेड़ा साहब, आप अमित शाह को 20 साल से देख रहे हैं, जान रहे हैं, और 35 साल से आप शरद पवार को जान रहे हैं। दोनों को आप जानते हैं और दोनों को आप अच्छी तरह से रीड करते हैं, रिसर्च है पूरी आपकी। ये शरद पवार और अमित शाह में असली खिलाड़ी कौन है? देखिए, खिलाड़ी जो, अगर दोनों में तुलना, मैं तो इस बात से अशोक जी की इस बात से सहमत हूं कि दोनों में तुलना नहीं होनी चाहिए। शरद पवार पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, और इन्होंने गुजरात से चल करके इनको विरासत में एक सत्ता मिल गई, उसका ये कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं। उसी रिमोट कंट्रोल से इन्होंने महाराष्ट्र में दल बदल करके सरकार गिराई, एक महाराष्ट्र की पब्लिक पर, जनता पर एक सरकार थोप दी। अब देखिए, जो हवा का रुख आज की तारीख में, हम इलेक्शन के मुकाम पर बैठे हुए हैं, मुहाने पर बैठे हैं, महाराष्ट्र में जो जनमानस है, जनमानस में एंटी बीजेपी अंडर करंट है। और ये जो गुजरात लॉबी है, गुजरात लॉबी के खिलाफ अक्रॉस महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त अंडर करंटर, जिसको हम, महाराष्ट्र एक ब्लिट्ज अखबार निकलता था, उस अखबार को पढ़ते थे तो उसका कॉलम होता था हवा का रुख। हवा का रुख का मतलब यह है कि इन दोनों जो गुजराती लॉबी है और गुजराती दोनों सूबेदार जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनका जो पकड़ थी, वो पकड़ बुरी तरह कमजोर हो गई है। अब हालत यह है कि लोग इनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। 240 में आने के बाद और महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट आ गई 9 पे, तो आप कहां टिक रहे हैं?